जाति आखिर क्यों नहीं जाती कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे मान्यवर कांशीराम जी के लेख जाति विहीन समाज की स्थापना के ऊपर, जो दरअसल लेख ना होकर उनका प्रथम विश्व दलित सम्मेलन में दिया गया एक भाषण था, जिसके तहत वे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखते हैं, जैसे कि जाति का विनाश करने से पहले जाति के होने को मानना पड़ेगा, उसकी उपेक्षा करके हम जाति का विनाश नहीं कर सकते। दूसरी बात वे कहते हैं कि जाति आधारित राजनीति के क्या क्या फायदे होते हैं, और यदि सवर्ण लोग इसे अपने फायदे के लिए कर सकते हैं तो फिर वे क्यों नहीं। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। उससे पहले उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बोला था कि वो इसमें एक मिनट भी अपना गंवाना नहीं चाहते। यदि अंग्रेजी हुकूमत के चलते पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को नहीं मिल सका है तो आज मनुवादी सरकार में इसकी उपेक्षा करना बेमाने है। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है जाति के विशेषज्ञ। बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति के हथियार का इस्तेमाल करने के लायक बनाया था। इसी कारण वे ब्रिटिश हुकूमत से इन वर्गों के लिए कई सुविधाएं जुटाने में सफल रहे। तो जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि देश की आजादी से पहले उन्हें अपने लोगों की आजादी दिखाई देती थी। तो अंग्रेजी हुकूमत से किसी तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने अपने लोगों के लिए जो अधिकार थे वो मुहैया करवाए थे उन्हें। लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद केवल 3 लोग ही ऐसे रहे हैं जिन्हें जाति के हथियार को इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। सबसे पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और तीसरा व्यक्ति कांशीराम विद इन ब्रैकेट तालियां। तो ये बात सुनकर श्रोतागण जो है वो तालियां बजाने लगे होंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिया गया है। नेहरू ने जाति के हथियार को इतनी निपुणता और कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया कि बाबा साहब अंबेडकर लगभग निसहाय से हो गए। नेहरू जाति के उपयोग एवं मनुवादी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कला में पारंगत थे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भी जाति का हथियार चलाने और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उसका लगातार फायदा पहुंचाने के खेल में माहिर थीं। लेकिन आज अगर दिल्ली में भी किसी कांग्रेसी से पूछें कि क्या आपको जाति के इस्तेमाल में कोई फायदा मिल रहा है, तो वे यही कहेंगे, नहीं, हमें जाति से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमें नहीं मालूम कि किस तरह जाति से फायदा उठाया जा सकता है। यह तो सिर्फ कांशीराम को मालूम है कि किस तरह जाति का इस्तेमाल अपने हित में किया जा सकता है। विद इन ब्रैकेट हंसी, जाहिर सी बात है श्रोतागणों की हंसी को विद इन ब्रैकेट लिखा है। तो यहां पर एक बात गौरतलब है, कांशीराम जी के समय का सच उन्होंने लिखा है। उस समय कांग्रेस से जो है वो बसपा की बैटल हुआ करती थी राजनीतिक लेवल पर, लेकिन आज यही बैटल जो है शिफ्ट हो गई है भाजपा की तरफ। आज तो कांग्रेस का कोई नामो निशान भी नहीं है, लेकिन फिर भी बसपाई जो हैं वो कांग्रेस को ही अपना दुश्मन माने बैठे हैं। उन्हें शायद भाजपा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। तो आज के दौर का ये लेख तकरीबन 40 साल पहले लिखा गया लेख है, ऑलमोस्ट। और उस समय का जो सच था वो कांशीराम जी ने इस लेख में, इस भाषण में उसको बयां किया है। लेकिन आज भी 40 साल बाद भी वही चीज सच हो ऐसा जरूरी नहीं। राजनीति में तो उलटफेर होते रहते हैं। तो आज जो है कांग्रेस कहीं नहीं है, उसकी जगह पर भाजपा है। लेकिन तब भी इस बात को सोचना चाहिए बसपाइयों को कि आज उनका शत्रु कौन है। आज तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान भी नहीं है। अगर आप ब्राह्मणों को जाति से फायदा उठाने से रोक सकते हैं तो वे जाति की इस तलवार का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैंने जाति को दोधारी तलवार का इस्तेमाल अपने समाज के हित में करना सीख लिया है। जाति जो कि अभी हमें अपने लिए एक समस्या नजर आती है, अगर हम इसका ठीक तरह से उपयोग करना सीख जाएं तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद चीज बन सकती है। आज जो हमारी समस्या है वह कल हमारी लिए अवसर भी बन सकती है, बशर्ते हम उसे ठीक तरह से विद इन ब्रैकेट अपने हित में इस्तेमाल करना सीख जाएं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सवर्ण लोग करते हैं अपनी जाति का इस्तेमाल अपने लिए। सारी व्यवस्था उन्होंने जाति आधारित ही बना रखी है। तो ये बात बहुत गौरतलब है
कि पूरे बहुजन समाज को संगठित होने के लिए उसका आह्वान कर रहे हैं पूरे समाज का, कि जिस तरह सवर्ण मुट्ठी भर होकर भी संगठित हैं, इसीलिए उनकी व्यवस्था जो है उस पर पकड़ मजबूत है। अगला टॉपिक है भारतीय शरणार्थी। तो ये कोई विदेशों से आए हुए शरणार्थियों के बारे में वे बात नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक के तहत। इस टॉपिक के तहत वे उन्हीं भारतीय लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे गरीब स्टेट से राजधानी तक चलकर आए हैं। हमें इतिहास से सबक सीखने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट आगे बढ़ाने का काम और अधिक तेजी से करना होगा। 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों विद इन ब्रैकेट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। 10 वर्ष के बाद 1942 में उन्होंने दलितों के लिए पृथक बस्तियों की मांग उठाई, क्योंकि वे चाहते थे कि दलित समुदाय के लोग हिंदुओं पर किसी तरह निर्भर न होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करें। तो ये बात काफी गौरतलब है। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज देश में लगभग 45,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। हमारे समाज के लोग मेहनत करके फसल पैदा करते हैं, लेकिन जिन खेतों पर वे काम करते हैं उन जमीनों पर उनका मालिकाना हक नहीं होता तथा वे मनुवादी जमींदारों के अन्याय और शोषण के शिकार होते रहते हैं। इस स्थिति से तंग आकर वे अपने गांव को छोड़कर रोजगार और सम्मान पूर्वक जिंदगी की तलाश में बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं तथा गंदी बस्तियों, पुलों के नीचे, नालों तथा रेल पटरी के किनारे और अन्य गंदे स्थानों पर जानवरों की से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जीने को मजबूर है। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन जो गांधी अम्बेडकर का था। गांधी कहते थे कि असली भारत तो गांव में बसता है, क्योंकि वहां पर जाति व्यवस्था सुचारू रूप से लागू की जा सकती है, और जबकि अम्बेडकर का मानना था कि लोगों को जो है शहरों में आकर नए नए रोजगारों की तलाश करनी चाहिए। आज से 10 वर्ष पहले इस संकट प्रवास के कारण लगभग 10 करोड़ लोग अपने अपने गांव, छोटी छोटी जमीनों, घर, झोंपड़ों तथा मवेशियों आदि को पीछे छोड़कर शहरों में आते हैं। और पहले देश में रहने वाली शहरी आबादी लगभग 5 करोड़ थी। आज ये संख्या 16 करोड़ है। ये लोग गंदे स्लमों, सड़कों आदि स्थानों पर रह रहे हैं। हम इन्हें भारतीय शरणार्थी कहते हैं। अपने ही देश में अपने ही लोगों को शरणार्थी कहकर पुकारा जाता है। इन लोगों की समस्याओं के बारे में किसे सोचना चाहिए? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी निवास मंत्रालय को इन लोगों की समस्याओं के बारे में हल ढूंढना चाहिए। भारत की सरकार इन 10 करोड़ लोगों के अतिरिक्त सभी के विकास के लिए कोई ना कोई योजना बनाती है, लेकिन इन 10 करोड़ भारतीय शरणार्थियों की बुरी दशा पर कोई ध्यान नहीं देता। तो मतलब जो पहले ही मैंने बोला, अपने घर बार छोड़कर शहरों में आकर बसते हैं, गांव में अपनी सब कुछ छोड़कर, उनके प्रवास के लिए कोई सुविधा यहां सरकारें मुहैया नहीं करवाती हैं। हमारे सालाना बजट में इन लोगों के लिए कोई पैसा नहीं रखा जाता। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के लिए कोई विशेष विभाग अथवा मंत्रालय नहीं है। हमारे यहाँ 1947 में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों तथा अन्य स्थानों से आए शरणार्थियों के लिए तो अलग अलग विभाग तथा मंत्रालयों की व्यवस्था की गई है तथा उन पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता रहा है। लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी बने इन 10 करोड़ लोगों की ओर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है। इनको पुनः स्थापित करने के लिए किसी सरकार ने कभी कोई खर्च नहीं किया। हाँ, लेकिन वोट मांगते वक्त इनके वोटर आई कार्ड बना दिए जाते हैं। यहां तक कि ये जिस खंबे, जिस फुटपाथ पे रह रहे होते हैं, उनके ऊपर नंबर तक डाल दिए जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के लिए कोई विशेष विभाग अथवा मंत्रालय नहीं है, तो होना चाहिए। इनका भी लेखा जोखा होना चाहिए। यही वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजादी के बाद से अब तक कितने सारे शरणार्थियों को यहां पर व्यवस्थित रूप से उनको बसा दिया गया है, लेकिन इन लोगों का क्या? क्योंकि ये लोग अपनी जमीन, घर, मवेशी गांव में ही छोड़कर केवल अपनी जाति को साथ लेकर शहरों की तरफ आए हैं। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सभी को पता है कि अपना सब कुछ छोड़कर जो यहां पर आते हैं वे किस जाति से
बिलोंग करते हैं। ये 10 करोड़ शरणार्थी भारत के मनुवादी शासकों के लिए एक समस्या है, लेकिन हमारे लिए वे एक बहुत बड़ा साधन, एक बहुत बड़ी ताकत हैं। जिस जाति के आधार पर इन करोड़ों लोगों को अपमानित किया गया है, पिछड़ा गया है, उसे ही जाति का इस्तेमाल कर हम इन लोगों को अन्याय शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर सकते हैं। आगामी नवंबर में दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद हमने इन लोगों की मुक्ति के लिए भारतीय शरणार्थी आंदोलन चलाने की योजना बनाई है। मैं मात्र इस उम्मीद में खाली नहीं बैठा रहूंगा कि जाति एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कोई ना कोई इसके लिए मूवमेंट चलाएगा ही, लेकिन हर एक व्यक्ति को इसके लिए मूवमेंट चलाना पड़ेगा और उस मूवमेंट का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। बल्कि जब तक भारतीय समाज में जाति जिंदा है, तब तक मैं इसको अपने समाज के हित में इस्तेमाल करता रहूंगा। आगे मनुवादी प्रपंच, उसके ऊपर वे किस तरह बोल रहे हैं। आइए अब मैं जाति का इस्तेमाल अपने हित में करते समय होने वाले अनुभवों के बारे में आपको बताता हूं कि आज मैं जाति के शिकार लोगों अर्थात बहुजन समाज को संगठित करके जाति को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मैं अपने समाज को अर्थात जाति का शिकार हुए लोगों को जाति की इस दो धारी तलवार को अपने हित में इस्तेमाल करने लायक बना रहा हूं। आज हर एक मनुवादी पार्टी और नेता मेरे द्वारा जाति का इस्तेमाल किए जाने के कारण घबराए हुए हैं। इस कांशी राम चमत्कार को रोकने के लिए सभी मनुवादी दल कोशिश कर रहे हैं। पहले राजीव गांधी ने कोशिश करी, फिर वीपी सिंह ने, नरसिम्हा राव आदि ने कोशिश करी। आज वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि राजनीति में बदलाव, उलटफेर होते ही रहते हैं। जो पहले कांग्रेस कर रही थी, अब भाजपा है। आज की तारीख में कांग्रेस तो कहीं है भी नहीं। तो यहां पर खुद मान्यवर इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन बसपाई जो है वो अभी भी कांग्रेस को ही अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें तो खास तौर से इस लेख को सुनना चाहिए। आज वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ये सभी लोग अपना खेल खेल रहे हैं और मैं अपना खेल खेल रहा हूं। विद इन ब्रैकेट तालियां। अगला टॉपिक, बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में मान्यता प्राप्त करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके तहत बसपा किस उद्देश्य से चालू की गई थी और आज उसकी मौजूदा हालत क्या है, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जाति से फायदा उठाने वाले मनुवादी लोगों ने इसे बनाया ताकि इसकी सहायता से वे दूसरों पर निरंतर राज कर सकें। उन्हीं लोगों ने आज तक इसे बचाए रखा ताकि उनकी एक छत्र राज पर आंच न आने पाए। इसी व्यवस्था का निर्माण उनको बनाए रखने के बनिस्बत अधिक कठिन होता है। एक बार यदि आप कोई व्यवस्था बना दे तो उसको चलाना तथा कायम रखना अधिक मुश्किल काम नहीं है। तो इस व्यवस्था को बनने में हजारों साल का समय लगा है और एक बार ये व्यवस्था बन गई तो इसको टूटना बेहद दुष्कर कार्य हो जाता है, इसको तोड़ना। अगर आप जाति को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको मनुवादी समाज को इसका फायदा लेने से रोकना होगा। जब तक फायदा उठाने वालों को जाति का इस्तेमाल करते रहने की छूट मिलती रहेगी, तब तक जाति का शिकार लोग इससे पीड़ित रहेंगे। इसीलिए आपको जाति को अपने फायदे में इस्तेमाल करना सीखना होगा और मनुवादी व्यवस्था के अधिकारों को इसका लाभ लेने से रोकना होगा। आपको जाति को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जाति विहीन समाज आप बनाना चाहते हैं तो ये खुद ब खुद साबित हो जाता है कि आप जाति को मानते हैं। जाति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के कारण ही बहुजन समाज पार्टी आज देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश में कुल 70 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और हम 66 अन्य दलों से आगे हैं। आज केवल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई विद इन ब्रैकेट एम, सीपीआईएम ही हमसे आगे हैं। 1984 में जब हमने पार्टी बनाई थी, उस समय दूसरी पार्टियां हमसे कहती थीं कि बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगी, लेकिन आज बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, पंजाब,
जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा में भी मान्यता प्राप्त पार्टी बन चुकी है। तो ये मेरे लिए एक नई जानकारी है कि जम्मू कश्मीर तक बसपा का फैलाव कभी रहा था, आज तो इसका ये इतनी सिमट गई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट ही जीत पाई है ये। तो क्या बसपा आज मान्यवर के सपने को लेकर चल पा रही है? ये देखकर सभी सवर्ण जातियां यानी कि मनुवादी समाज बेहद दुखी हैं और मैं खुश नहीं हूं। वे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि बीएसपी अन्य राज्यों में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि बीएसपी देश के सभी प्रदेशों में मान्यता प्राप्त पार्टी अभी तक नहीं बन पाई है। मैं चाहता हूं कि बीएसपी देश के सभी राज्यों में, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बने। तो ये था मान्यवर का सपना जो देखकर उन्होंने बसपा का गठन किया था। लेकिन क्या आज बसपा अपने ही जो मान्यताएं थी उनके ऊपर टिकी रह सकी है? कभी यदि आप इनके मान्यवर कांशीराम जी के दिए गए नारों के ऊपर चर्चा करें तो आपको पता चल जाएगा कि मान्यवर कांशीराम के समय में बसपा का जो स्टेटस हुआ करता था, आज बहन जी के कार्यकाल में वो किस तरह हो गया है। कार्यकाल तो नहीं कहना चाहिए, उनकी अगुवाई में कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। कभी वो कहा करते थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और आज बसपा का नारा क्या है? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है, तो जिसे ठीक करने की जरूरत है। बसपा जिन चीजों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर सरवाइव करती थी, क्या आज भी उन्हीं को लेकर कर पा रही है, आगे बढ़ पा रही है? इन सब चीजों का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होना चाहिए क्या? इसे आप बहन जी की बुराई ना समझकर उनके कामों का क्रिटिकल एनालिसिस समझिए। बसपा जो कभी 4 राज्यों में अपना पूरा फैलाव कर चुकी थी तबीयत से, आज वो यूपी में भी उसका फैलाव मुश्किल दिख रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप जरूर मंथन कीजिएगा, और आपके जो भी विचार हों, सहमति असहमति जो भी हो, वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक है स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज निर्भर क्यों? वर्ष 1997 में भारत के मनुवादी हुक्मरानों ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने का फैसला किया। इसके लिए इस अवसर पर रंगरेलियां मनाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन देश की 85% बहुजन समाज को की आजादी के 50 वर्ष भी आज तक दूसरों पर निर्भर है, उसके पास इस तरह की रंगरेलियां मनाने का कोई कारण नहीं है। ये उस वक्त 50वीं वर्षगांठ थी, लेकिन आज हम 75वीं वर्षगांठ भी मना चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए आज भी कोई हर्षोल्लास मनाने की वजह नहीं है। इसे देश आजाद हुआ, लेकिन बहुजन समाज कहां आजाद हो पा रहा है? वो अभी भी निर्भर है सवर्ण समाज के ऊपर, इस व्यवस्था के ऊपर। और अब तो भाजपा शासित सरकार के चलते सारी चीजें, हकों अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। आज भी हमारा समाज दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता है, उनके अपने खेत नहीं है। 10 करोड़ लोग अपने अपने गांवों को छोड़कर शहरों में इसलिए आए हैं क्योंकि वे दूसरों पर निर्भर हैं। जब हमने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उस समय दलित पिछड़े वर्गों के लोग दूसरों पर निर्भर थे। टिकट लेने के लिए वे मनुवादी दलों के आगे पीछे भागा करते थे। राजनीतिक पार्टियां कुछ और नहीं बल्कि टिकट छापने की मशीनें थीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी एक ऐसी ही मशीन लगाएं। इसीलिए 14 अप्रैल 1984 को हमने बीएसपी पार्टी बनाई, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक, आज केवल प्लेटफॉर्म टिकट नहीं। मार्च 1985 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हमने 237 उम्मीदवारों को टिकट दिए। मैंने अपने उम्मीदवारों को बोला कि हमारा टिकट केवल प्लेटफॉर्म टिकट है और आप इन टिकटों की सहायता से लखनऊ नहीं पहुंच सकते हैं, कि मतलब जीत सुनिश्चित नहीं है। उस समय हमारे टिकट पाने के लिए कोई मारामारी नहीं होती थी, लेकिन आज हमारे टिकट की बेहद मांग है। आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी के प्रत्येक उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोट पड़ते हैं।
आज हमारे टिकट मात्र प्लेटफॉर्म नहीं रह गए हैं, बल्कि हमारा टिकट लेकर लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पहुंच सकते हैं। आज हमारे टिकट के लिए इतनी मांग आखिर किस कारण से है? आगे एक बहुत ही रोचक चर्चा मान्यवर कर रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस ने बीएसपी को लोकप्रिय बनाया, कैसे? अब सुनिए। 1984 के लोकसभा चुनावों के आधार पर, विद इन ब्रैकेट है ये, चुनावों में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 425 में से 410 सीटें जीती थी। 1985 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने केवल 265 सीटें ही मिल सकी थी। बीएसपी की उपस्थिति के कारण 145 सीटों से हाथ धोना पड़ा था उन्हें। इस हानि से निराश और कुंठित होकर उन्होंने बीएसपी को चमारों की पार्टी कहकर प्रचारित करना शुरू किया। कांग्रेस के इस प्रचार से हमें निश्चित रूप से फायदा हुआ। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में चमारों में बेहद लोकप्रिय हो गई। तो आपदा में अवसर आप इसे कह सकते हैं। 1985 के चुनावों में हमें केवल 2% वोट मिले थे। 1989 के चुनावों में हमारा वोट प्रतिशत बढ़कर 9%, 1991 में 11%, 1993 में 20.6% हो गया और 1996 में लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में हमें 29% वोट मिले। हमने यह सब जाति को अनदेखा करके हासिल नहीं किया, बल्कि हमने इसके अस्तित्व को स्वीकार करके और इसको अपने फायदे में इस्तेमाल करके ही उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल करी। आज कांग्रेस जाति का फायदा उठाने में असमर्थ है और हमने जाति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। तो कांग्रेस एक अपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होती थी, वही बात आज भाजपा कर रही है। ये खुद मान्यवर कांशीराम जी ने अभी भाषण में हमने पढ़ा। तो आज आपके शत्रु कौन है, ये अब आपको भी डिसाइड करना है। तो आज का ये लेख यहीं विराम देते हैं और हो सकता है अगला एपिसोड इसका अंतिम एपिसोड हो। तो तब तक आप इंतजार कीजिए और मुझे आगे दीजिए। अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।